हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का सेकंड पार्ट, जो कि बी पार्ट है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी की ये फर्स्ट मैराथन आपको मिलेगी। और आज मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगी, तो देखते हैं भाई ये जो टॉपिक मैंने डिसाइड किए हैं अभी जो मैं आपको कराऊंगी वो 1 घंटे में होंगे, 2 घंटे में होंगे या फिर ज्यादा। और ये फर्स्ट मैराथन एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बी पार्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं कंप्लीट बी पार्ट कराने की सोचूंगी तो फिर में भी हो सकता है कई सारे टॉपिक आपके छूट जाए। और इसलिए मैंने सोचा या तो 2 या फिर मैक्सिमम 3, तो 3 वीडियो के अंदर हम 3 मैराथन हम रख लेंगे 1.5-2 घंटे तक की, और आपका बी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि भी आज मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कराऊंगी। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भी अकाउंटिंग हमारा क्या है, जिसमें हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। उसके बाद हमारा सिलेबस, बिल्कुल देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं सिलेबस मेरे हाथ में है स्टेट पीजीटी कॉमर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गैप, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुड्स एंड द सर्विस टैक्स। उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल और लेजर। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन सेकंड, कैश बुक और आपका सब्सिडरी बुक्स। तो फर्स्ट हम जो फर्स्ट मैराथन है इसको यहाँ तक रख लेते हैं अकाउंटेंसी की, और उसके बाद हम इसके अलावा या तो 1 या फिर 2 मैक्सिमम और आपकी होगी, तो तब जाके आपका जो हर एक टॉपिक है ना, जो आपका सिलेबस गिवन है वो आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, ठीक है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद कैसी लगी आपको, समझ आया नहीं आया, कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी मेरे को बताना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए स्टेट पीजीटी कॉमर्स, और जिसके अंदर हमारा जो अकाउंट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, अकाउंट्स वाला पोर्शन है जो कि आपका बी पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो भी अकाउंटिंग आपने क्लास 11 से सुनना स्टार्ट किया था, भी अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, अकाउंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो अकाउंटिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एक बिजनेस एंटिटी है उसकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड हम करेंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसको रिकॉर्डिंग करना, वही प्रोसेस आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। तो इसमें आपकी एक प्रोसेस होगी जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक कोड बता देती हूँ, उसको याद कर लेना, IMRCSAC, क्योंकि कई बार हो सकता है कि भी आपका प्रोसेस से भी, अकाउंटिंग की प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सीक्वेंस में आपको लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। IMRC, तो इसको कैसे याद करोगे, IMRCSAC। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक है, मैं रेंचो हूं, आई एम रेंचो, आरसी से बना दिया रेंचो, आई एम रेंचो शक, ठीक है, कोई शक है तो इस तरह से ये ट्रिक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस बेसिकली क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि भी सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि भी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मींस बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई मेरे घर की ट्रांजेक्शन है, घर पे मेरा कुछ मैंने किया है, ठीक है, जैसे बिजली का बिल मैंने यहाँ पे पेमेंट की, बिजली के बिल की, लेकिन मैंने अपने घर के बिजली के बिल की पेमेंट की है, तो वो मेरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इट मीन्स वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, उसको मैं बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगी। वहीं पे अगर मैं फैक्ट्री का जो बिल है अगर वो मैं पे करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का अगर मैं पे करूंगी तो वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन का चेक करना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, एम का मतलब है मेजरमेंट। अब आप उसको मेजर करोगे, मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसकी वैल्यू है ना, उसको मनी में निकालोगे और तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आपने एक फर्नीचर खरीदा, आपने 4 कुर्सी खरीदी है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि भी 4 कुर्सी, आपने भी 4 कुर्सी, ठीक है, 4 चेयर। इसी के साथ ही भी आपने एक सोफा आपने खरीदा है। तो अब ये जो आपने खरीदा है ना, जो ये ट्रांजेक्शन आपने की है, इसकी मनी के टर्म्स में मेजर निकालोगे कि मैं कहूंगी 4 चेयर मैंने 4000 की खरीदी है, एक सोफा मैंने 6000 का खरीदा है, तो टोटल यहाँ पे जो मैंने लेन देन हुआ है वो 10,000 का हुआ है, और अब इस 10,000 को मैं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आप सबसे पहले आपने देख लिया वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर आपने उसको मेजर कर लिया इन द टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आर का मतलब है रिकॉर्डिंग।
थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, अब आप उसको क्या करोगे, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग हम करते हैं जब भी अकाउंट्स के अंदर, तो सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी बुक होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जर्नल, और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ठीक है, कि भी पहली बुक है जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम है जो एंट्री उसको रिकॉर्ड किया है। जर्नल के बाद फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्ड हमने कर लिया, रिकॉर्ड के बाद फोर्थ स्टेप होगा हमारा सी का मतलब है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब क्या, भी इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। अब जर्नल के अंदर तो हम सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते चलेंगे, सेल किया वो भी हमने कर दी, परचेज किया वो भी हमने, किसी को सैलरी दी है, किसी को वेजेस दी है, कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, वो सब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते गए। लेकिन कल को अगर मैं जर्नल उठाऊं और मैं ये देखना चाहूँ कि भाई मेरी परचेज कितनी हुई है, तो मैं पेज पलटती रह जाऊंगी, भी इस पेज पे 1 तारीख की परचेज है, फिर 2 की भी परचेज है, फिर 4 की है, फिर 5 की है, ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह दिखा देंगे। एक जगह दिखाने का मतलब क्या है, हम अकाउंट्स बना देंगे। जैसे परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन उसको परचेज अकाउंट में डाल देंगे, सेल से रिलेटेड है वो सारी सेल्स अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। उसके बाद हम करेंगे समराइज, नेक्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है। फोर्थ स्टेप था क्लासीफाई करना। फिफ्थ स्टेप है हमारा एस का मतलब है समराइज करना। अब इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई, इतनी सारी आपने रिकॉर्डिंग की, आपने क्लासीफाई किया, अब लास्ट में आप वहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकालोगे ना भी, अच्छे से हमें एक समरी वाइज हमें दिखे। तो समराइजिंग में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनल अकाउंट्स में आपका क्या आएगा, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम बनाएंगे। ये सब करने के बाद अब हम इसके बाद हमारा जो 6th स्टेप होगा, 5th स्टेप था हमारा समराइज और 6th स्टेप होगा अब आपका ए बोले तो एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब आप एनालिसिस करोगे, आप चेक करोगे कि भी आप अब तक आप जो बिजनेस करते आ रहे थे, इतनी सारी ट्रांजेक्शन आपने की है, ये सब जो आपने काम किया है, अब लास्ट में आप देखोगे भी आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ है, उसको एनालिसिस करना कि भी मेरा जो बिजनेस है उसकी क्या पोजीशन है, और उसको इंटरप्रिटेट करना भी, उसकी व्याख्या करना, और फाइनली उसको क्या करना, लास्ट में हम क्या करेंगे, सी 7th स्टेप हमारा क्या होगा, सी बोले तो कम्युनिकेट करना, ठीक है। लास्ट में जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है हम उनको क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट हमारी बन के आई है, उसको रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैंने सारी आपको बता दिया। अब देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही था, ये जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बोर्ड पे मिलेंगे, आप नोट डाउन करते चलना। प्रोसेस को भी नोट डाउन कर लीजिए, यही प्रोसेस है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद यही मीनिंग है एक तरह से अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1494 में, अब ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे और आपको याद रखने हैं। इन 1494 द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग वॉज पब्लिश्ड बाय लुका पिसोली, ठीक है। तो जो लुका पिसोली है, उन्होंने जो फर्स्ट बुक है, जो सबसे पहले काम किया था डबल एंट्री सिस्टम पर, तो 1494 में उन्होंने जो बुक है, ठीक है, मैंने क्या कहा, इन 1494 में आपका क्या हुआ था, जो फर्स्ट बुक थी ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग है, जो फर्स्ट बुक थी ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर, जो फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम है जो, ठीक है, इस पर हमारी फर्स्ट बुक पब्लिश की गई थी 1494 में लुका पिसोली के द्वारा। और ये लुका पिसोली है, ये कौन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से कई बार आपका क्वेश्चन आया है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुका पिसोली, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद 2 डेफिनेशन आपकी गिवन है अकाउंटिंग की। एक तो आपकी थी इन 19, वैसे यहाँ से इतना क्वेश्चन आया नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इन 1941 में, ठीक है, जो हमारा है AICPA, इसने हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। फुल फॉर्म याद कर लेना, क्या पता पूछ भी ली जाए। तो AICPA हमारे क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, नोट कर लीजिए। अमेरिकन, ए से बना हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड, ठीक है, साथ के साथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो 1941 में इन्होंने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी थी, वो बुक के अंदर डेफिनेशन उसको देख लेना, वैसे मैं अभी बता देती हूँ। उन्होंने क्या कहा था, अकाउंटिंग क्या है, इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी,
ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है ना, वो प्रोसेस आपका 1941 में AICPA के द्वारा उसी प्रोसेस को ही अच्छे से डिफाइन करके लिख दिया और डेफिनेशन आपकी बन गई, ठीक है। और एक आपकी डेफिनेशन दी गई थी इन 1966 से, ये आपकी किसने दी थी? ट्रिपल ए का मतलब क्या है यहाँ पे? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। और इन्होंने क्या कहा था कि अकाउंटिंग हमारा क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, वही आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट द इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एक बार जो NCERT की बुक है ना, उसमें आपको दोनों डेफिनेशन मिल जाएगी, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। और ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1494 में फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम वाज पब्लिश्ड बाय लुका पिसोली हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इसको जरूर नोट कर लेना, इसको बस एक नजर देख लेना इन केस यहाँ से क्वेश्चन बने, बट ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स की। बिजनेस इवेंट्स या फिर इकोनॉमिक इवेंट्स, ये बेसिकली हमारे क्या है? देखिए, जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है ना एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो भी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारा निकलेगा, तो उसी को हम एक तरह से इवेंट्स बोल देते हैं, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक इवेंट्स। तो जो हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स है, ये आपके दो तरह के होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या है? जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, ठीक है। जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड, कोई भी आउटसाइड पार्टी है उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें इन्वॉल्व होगी। एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब क्या है? जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट है, वो आपका बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज के अंदर ही अंदर हुआ। एग्जांपल कैसे होगा इंटरनल का? जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने ट्रांजेक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ की, तो बिजनेस के अंदर ही हुआ ना, तो इसको इंटरनल हम इवेंट करेंगे। आउटसाइड का मतलब क्या है? जो बिजनेस है, अब उसने माल खरीदा, ठीक है, जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, उसने माल खरीदा, तो बाहर जो सप्लायर हुआ ना, सप्लायर के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई, तो आउटसाइड हुई ना हमारे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसमें कर लेना। उसके बाद है आपका यूजर्स। तो दो तरह के यूजर्स होंगे, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया आपका, दो तरह के यूजर्स होंगे हमारे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स हम किसको कहेंगे? यूजर्स की अगर मैं बात करूं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाम में ही आंसर छिपा है। इंटरनल का मतलब क्या है? जो भी आपका CEO है, CFO है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे आपके? इंटरनल। मैनेजर है आपके, ठीक है, सुपरवाइजर है। और एक्सटर्नल का मतलब कि जो बाहरी बंदे हैं, जो कि भी जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्टेड है। तो इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर हमारे क्या? वैसे तो हम बोलते हैं भाई शेयर होल्डर्स ओनर है, जो ओनर है, तो भाई ओनर को तो हम इंटरनल में रखते हैं ना, बट आपको याद रखना शेयर होल्डर एक तरह से हमारे क्या है? इन्वेस्टर ही तो होते भी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसमें हमारे कुछ इन्वेस्टर तो वे होंगे जो ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कर दिया, बट वहीं पे कुछ हमारे पोटेंशियल होंगे। पोटेंशियल का मतलब क्या? इन फ्यूचर वे हमारी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना है, जो शेयर होल्डर है वो कौन से यूजर्स के अंदर आएगा? एक्सटर्नल यूजर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया और बच्चों में डाउट हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक्सटर्नल में हमारा क्रेडिटर, भाई जो भी बाहरी है, क्रेडिटर है, बैंकर है, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटी, ये सारे के सारे एक्सटर्नल आ जाएंगे। तो नाम में ये आंसर छिपा है, ठीक है। तो हमने किया है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ना आपका यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट है इसमें है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भी कौन सी है, या इनमें से कोई एक नहीं है, इनमें से कोई एक नहीं है। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो 3 ब्रांच है भी, याद रखना, ठीक है। 3 ब्रांच है आपकी अकाउंट्स की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्ट आएगी, वहां पे जो कॉस्ट निकालना सीखते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है?
ये मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगी, डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। तो हमारी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीनों दे देंगे और आंसर दे देंगे कि बताइए इनमें से आपका कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। या फिर एक आपको फोर्थ ऑप्शन और कोई दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से हमारा कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन एक बार बना था आपका ये PYQE है, ठीक है, तो वही था क्वेश्चन, सेम ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आपको बताना है कौन सी नहीं है, विच इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो 3 ऑप्शन तो ये थे और फोर्थ ऑप्शन था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो ये आंसर था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। और बच्चे फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी ब्रांच नहीं आएगी, ब्रांच के अंदर आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद इसमें आपका है फिर आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंपोर्टेंट है, 4 हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पे है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये भी सेम ऐसे बन सकता है कि भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी नहीं है। तो रिलायबिलिटी फर्स्ट है हमारी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि भी रिलायबल हो, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिन पर हम क्या कर सके, एक तरह से विश्वास कर सके, जो फ्री फ्रॉम एनी एरर, भी किसी तरह की कोई एरर या बायस उसमें ना हो, उसको हम कहेंगे रिलायबिलिटी। उसके बाद सेकंड हमारा रिलेवेंस, रिलेवेंस सेकंड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं कि भी इररिलेवेंट आपने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डाल दिया। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, भाई ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, भाई जो समझ में ही नहीं आएगी तो फिर उस चीज का क्या फायदा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी कंपेरेबिलिटी, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिसको हम इजीली क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो भाई 4 आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है क्या, ये हमने कर लिया कंसेप्ट ऑफ, एक तरह से हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग हमने कर लिया है। उसके बाद है ना आपका ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। ठीक है, ये आप लोग कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बता गया कि ट्रांजैक्शन हम किसको कहेंगे, एसेट हम किसको कहेंगे, लायबिलिटी हम किसको कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये इसमें टाइम हमें लगाने की जरूरत है, ये आप कर भी लोगे। भी एसेट का मतलब क्या, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी संपत्ति है, ठीक है, वो एसेट है। लायबिलिटी का मतलब क्या, जो हमारे ऊपर बोझ है, भी इसकी हमें पेमेंट करनी, वो लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। आई थिंक ये सब आप कर लोगे, इसलिए मैं ये नहीं करा रही हूँ, बस इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट है ना वो आपको बता रही हूँ। इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आया, यहाँ से आया है, फिर इसको आप एक बार रीडिंग ले लेना। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक तो होता हमारा रिवेन्यू, एक होता हमारा कैपिटल, चाहे फिर वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर रिवेन्यू रिसीट भी आपकी हो सकती है। तो आप इसी से समझ लेना, रिवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम हम किसको कहेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई वे एक्सपेंडिचर, वो एक ऐसा खर्चा, आपने एक ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट है ना आपको, वो विद इन अ ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद इन ईयर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसको हम कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है भी आपने खर्चा कर दिया, बट उसका जो बेनिफिट है ना वो आपको लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। ठीक है, मोर देन 1 ईयर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर आपने भाई उससे सामान बनाया, उसको बेच दिया, तो रॉ मटेरियल हमारा जो एक्सपेंसिव है वो रिवेन्यू में आ गया। बट वहीं पे अगर मैंने मशीन परचेज की और उस मशीन की हेल्प से ही रॉ मटेरियल का यूज करके मैं प्रोडक्ट है ना वो बना रही थी, तो यहाँ पे जो मशीन है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये मशीन ये थोड़ी ना कि भी ये 1 ही साल तक काम करेगी। ठीक है, भी पता नहीं 10 साल 15 साल 20 साल हम कितने दिन तक इस मशीन का यूज करके अपना प्रोडक्ट है उसको तैयार करेंगे। तो हमने खर्चा एक बार किया है,
बट इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर हमें काफी लंबे टाइम तक मिलेगा। इसलिए अगर मैंने मशीनरी परचेज की है तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वहीं पे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो मेरा क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो रिवेन्यू नेचर आइटम होगा ना वो रिकरिंग नेचर का होगा, जो बार बार होगा। ये बात याद रखना, जो रिकरिंग नेचर है वो किसकी मिलेगी, रिवेन्यू की। कैपिटल होगा हमारा नॉन रिकरिंग, ऐसा नहीं कि भी बार बार हम हर रोज जाके मशीनरी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना आप इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग आपने परचेज की, हर रोज तो बिल्डिंग नहीं खरीदोगे, एक बार बिल्डिंग खरीद ली तो उसका बेनिफिट हमें काफी लंबे टाइम तक मिलेगा। या फिर हमने लैंड परचेज किया, फिर फर्नीचर हमने किया। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और इसमें क्या है बस, और आप कर लेना। और यही है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपका डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, डिस्काउंट किसको कहेंगे, लॉस किसको कहेंगे, प्रॉफिट किसको कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए उसके बाद हमारा इसमें आएगा गैप। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और गैप। ठीक है, तो गैप के बारे में तो सबसे पहले तो आपको गैप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। गैप की फुल फॉर्म है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो गैप की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो गैप बेसिकली है क्या, ये हमारे क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, जो कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स है, कुछ गाइडलाइंस है, वो उनको फॉलो करनी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भी अगर देखिए, अगर एक कंट्री की बात करूं या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इतनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वे कोई भी एक सेम रूल प्रिंसिपल है उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कोई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे बना रहा, कोई कैसे बना रहा अपनी मर्जी से लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए गैप हमारा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा है, जिन्होंने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उन्होंने एक फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया, ताकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएगी, जो भी रिपोर्टिंग होगी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे और सभी आपस में मैच कर सके उसको। ठीक है, तो इसलिए हमारा गैप आए, प्रिंसिपल आए। इसमें हमारा है बेसिक इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें क्या आपका सिलेबस में है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ये बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली है क्या, जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना उनकी बात करेंगे हम। अब इन्होंने जो प्रिंसिपल है, जो कहे है कि भाई ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने, वे प्रिंसिपल है क्या। तो उसके लिए एक तो आपको याद रखना पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपसे पूछा जाए ना तो भाई 3 आपकी ये याद रखना। कैसे याद रखोगे उसको, GCA। तो G का मतलब क्या है, गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं। C का मतलब है कंसिस्टेंसी। A का मतलब है एक्रूअल। याद रख लेना, अगर क्वेश्चन क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन किसको कहेंगे, तो 3 आपकी GCA। G का मतलब गोइंग कंसर्न, C का मतलब कंसिस्टेंसी, A का मतलब है एक्रूअल। अब मैं इसको बता भी देती हूँ इसका मतलब क्या। गोइंग कंसर्न ये अजम्पशन हमारी क्या बोलती है, या फिर कई बार हम इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कंसेप्ट भी, बट आपको याद रखना ऐसे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया फिर बच्चों को लगता है कि भी ये भी तो प्रिंसिपल है, ये भी तो है, तो इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि भी जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप ये सोच के थोड़ी ना करते हो कि भी मेरा 1 साल के बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। जी नहीं, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा, एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारा करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट का कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे तो हम फिर ये मान के चलते हैं ना कि भी ये एसेट हमारी करंट है और ये हमारी फिक्स है। ठीक है, या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इसी कंसेप्ट के बेस पे निकले। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी ये कंसेप्ट बोलता है कि भी आपने जो एक बार मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया, आप फिर उसी मेथड को फॉलो कीजिए जब भी अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बनाओ। कैसे, जैसे भी मैं डेप्रिसिएशन है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, तो अगले साल भी मेरे को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वही लगाना, उससे अगले साल भी। ठीक है,
तो हमारे जो मेथड है ना उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई इस साल हमने कोई अलग मेथड लगा के अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, अगले साल दूसरे, तो उससे दिक्कत क्या आएगी, फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ बट ये भी ऐसा भी नहीं है कि भाई ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एक बार जो आपने लगा लिया तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अगर वे कंडीशन अप्लाई होगी तो आप जो मेथड है उसको चेंज कर सकते हो। 1 मिनट। तो देखो वो कंडीशन हमारी क्या है, अगर लो नहीं बोल दिया कि भी जो WDV मेथड है अब आगे कोई भी कंपनी उसको फॉलो नहीं करेगी, उस केस में आपको फिर मानना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि अगर मैं ये मेथड चेंज करूंगी तो इससे मेरा इंप्रूवमेंट होगा, प्रेजेंटेशन है, जो फाइनल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है, मेरे फाइनल अकाउंट्स उसको अच्छे से मैं कर पाऊंगी या मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, उस केस में आप कर सकते हो। ये नहीं कि बिना बात ऐसे ही आप हर साल चेंज करते जा रहे हो। तो कंसिस्टेंसी। एक्रूअल का मतलब क्या है, एक्रूअल बोलता है कि भी आपको ये नहीं देखना कि जैसे ही आपने सेल की तो जैसे ही आपकी सेल होगी ना आपको उसी टाइम मानना कि भी मेरी सेल होगी। कैसे, आपको ये नहीं देखना कि भी मुझे कैश मिला या नहीं मिला, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्रूअल ये बोलता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने उदाहरण में, जैसे मैंने आज सेल कर दी, आज कितनी तारीख है, आज है 23 नवंबर। 23 नवंबर को मैंने सेल की। सेल का मतलब क्या कि भी मैंने ओनरशिप है उसको बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप मैंने दे दी। अब जो बंदा है उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसने बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ये नहीं कि भी अब 2 महीने बाद मैं रिकॉर्ड करूंगी कि नहीं जो पैसे मिलेंगे ना तब भी मैं कहूंगी मेरी सेल हुई नहीं है। जैसे ही आपने सेल की है उसी टाइम उसको रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। ये बोलता है आपका एक्रूअल प्रिंसिपल या एक्रूअल कंसेप्ट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन दे एक्चुअली अकर। भाई उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना जब वो आपकी हो गई है, रादर देन इन द पीरियड्स व्हेन द कैश रिसीव्ड। भाई ये नहीं है कि जब कैश मिलेगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपके तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और हमारे प्रिंसिपल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 3 तो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद देखिए और कौन कौन से हमारे। एक हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट या प्रिंसिपल। ये हमारा किस पर, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम हमारा किस पर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट पर। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना तो वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बस ये हमारा बोलता है ड्यूल एस्पेक्ट, ठीक है। और इसी बेस पे हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वो भी बन के आती है। और इसी बेस पर हमारा जो एसेट है वो किसके इक्वल होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं से निकल के आती है कहीं ना कहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस या खाली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी हम बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन मींस जो ओनर है वे दोनों अलग अलग बंदे हैं। तो आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसकी रिकॉर्डिंग करोगे वो बिजनेस को सोचकर करोगे, बिजनेस के अकॉर्डिंग करोगे, न कि बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। और इसी बेस पर हम जो कैपिटल है, अभी कैपिटल किसने लगाई है, ओनर ने तो कैपिटल लगाई है, लेकिन इस कंसेप्ट के बेस पे हम कैपिटल को क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई ओनर की जो कैपिटल उसकी भी पेमेंट करनी, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पर, सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बेस पर, ठीक है। 1 मिनट रुकना।
सॉरी। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी हमने किया। अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर नाम में इसका आंसर